जय हिंद दोस्तों। झारखंड सीरियल का खोरठा निबंध जो किताब है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उसका जो छठा अध्याय है प्रेमचंद साहित्य के सामाजिक सैर से रिश्ताएं योगदान, जो ये छठा जो चैप्टर है उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने आधा पढ़ा हुआ था, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो पिछला जो कहानी था हम लोग जहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था कि जो पंडित जी जो हैं वो पैंकना मारने लो भिक्षाटन करने वालों से महाजन महाजन बन गए हैं। अब सूद में पैसा लगाने लगे हैं, अब बड़े आदमी बन गए हैं, अमीर हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ शंकर जो उससे एक सेर गेहूँ सवा सेर गेहूँ जो मांग करके लाया रहता है वो अब किसान से मजदूर बन गया है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। लेकिन शंकर सोच रहा है कि जो सवा सेर गेहूँ ला करके जो लाया था उसको वो लौटा दिया है, क्योंकि खरहानी में उसने डेढ़ पसेरी गेहूँ लौटा दिया था। लेकिन 7 साल के बाद में जो है पंडित जी जो हैं पंडित जी जो हैं वो अपना हिसाब करते हैं, अपना खाता वही देखते हैं और शंकर के बुला करके कहते हैं, क्या बोलते हैं। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, क्या होता है, इसके बाद में क्या वार्तालाप होता है, यहाँ से आगे हम लोग शुरू करेंगे। तो बोलते हैं, पंडित जी तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूँ कब से बाकी पड़ा है और तू देने का नाम नहीं लेता, हजम करने का मन है क्या? ऐसा वो बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शंकर को बोलते हैं। और उसके बाद में इतना ही इतना सुनते ही शंकर के तो हैचक बुझा है। शंकर को तो हैचक बुझा है। बेचारा सोझा सोझी किसान पांडे के फरफांदी में बाई जाए। 5.5 मन गेहूँ एक मुसुत की लेखें पांडे के देत गाछे बकला जे ओकर गाते ना पांडे जी ओकरा लोक परलोक नाना रकमे डर भय देखाव हत और 3 रुपया फीस सैकड़ा सूद के दर से कागज लिखा लेहत। यानी कि फंस जाता है। ये जो पंडित का जो चालबाजी होता है उसमें शंकर फंस जाता है और उसको लोक परलोक का पाप पुण्य का डर दिखा करके उसको क्या करता है, अपने जाल में फंसा लेता है। और 3 रुपये के फीस में ये 3 रुपया सैकड़ा सूद कर, मतलब 100 में 3 रुपया सैकड़ा सूद पर जो है सो क्या लिखा था उससे कागज बनवा लेता है। अब शंकर पांडे जी के ऋण सोधेले पांडे घर कमिया धांगर बन जाए और उसके घर में नौकर बन जाता है। शंकर के पांडे घरे खटैत खटैत जंगरा ढहल गए, काया सिराय गए, मकिन पांडे जी सूद रुपया बढ़ले गए। जो है सो शंकर उसके घर में अब नौकर हो जाता है, कमियाँ हो जाता है, उसका गुलामी करने लगता है। उसका गुलामी करते करते क्या होता है कि शंकर जो है सो बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है। उसका क्या है, यहाँ पर एक वर्ड आया है खटैत खटैत जांगर का मतलब होता है इसको जो आदमी जो उम्र जो है वो उम्र ढल जाता है ना। काया जो है मतलब बुढ़ापा की ओर चला जाता है। मकिन पांडे जी सूद रुपया बढ़ले गए, लेकिन जो पंडित जी का जो सूद रुपया रहता है वो बढ़ता ही जाता है। शंकर के मोरक पहर तइयो के मोरक पहर तई को ओकरे के माथे पाणे 120 रुपया चगले रहे। और उसका गुलामी करते करते वो मृत्यु की सैया पर भी सो जाता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर भी जो है शंकर का 120 रुपया कर्जा जो है, शंकर पर 120 रुपया कर्जा पंडित का चढ़ा हुआ ही रह जाता। पांडे जी सोचले जे शंकर अपन ऋण शोधे लागेन, जते तकलीफ सहलिक मकिन भगवाने घर कम से कम सुख तो मिले, है ना। शंकर अपन ऋण शोधे लागे जते तकलीफ सहलिक पांडे जी सोच ले। पांडे जी उसके बाद में सोचते एक और छल प्रपंच है कि पंडित जी सोचते कि चलो अपने जीवन में जितना भी इसने जो है दुख तकलीफ सहा, लेकिन भगवान के घर में इसको सुख तो मिलेगा। और सुख मिलता कैसे, जब ऋण शोध तब और वो बोल रहा है कि इसको सुख कब मिलेगा भगवान के घर में, कि जब पूरा ऋण खत्म होगा तब। तो चघल है 120 रुपये, लेकिन इसके ऊपर कितना है, 120 रुपये का खर्चा है। तब एक उपाय वो ऋण की शोधे ले एक उपाय वो ऋण के शोधे ले शंकर के जवान बेटा नरेटी धैर्य लेला, वो ऋण
के सोधेले। और तो उसके बाद में क्या करता है कि वो ऋण को मतलब वो जो कर्ज है, वो ऋण मतलब कर्ज, वो कर्ज को ख़त्म करने के लिए ये जो फिर चालबाजी करता है और उसका जो बेटा होता है, शंकर का जो बेटा होता है, उसको जो है सो अपने जाल में फंसा लेता है। शंकर के बेटवो सिरा जाए, शंकर के बेटाओ सिरा जाए मकिन ऋण चगले रो। और उस कर्ज को चुकाते चुकाते जो शंकर का बेटा रहता है उसका भी मृत्यु हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जो कर्जा है वो चढ़ा हुआ ही रहता है। वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ कि प्रेमचंद जी जो है सो, हम लोग पीछे भी देख चुके हैं कि प्रेमचंद जी जो है सो ये जो समाज का जो कुटचाल था, जो प्रपंच था, उसको बहुत अच्छी तरह से समझते थे। और समाज का जो ताना बाना होता है, जो समाज का स्ट्रक्चर, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। सारा सामाजिक राजनीति को बहुत अच्छी तरह से प्रेमचंद जी कहानी गुलैन के कते कते पात्र गुलैन पाप परलोके डरे धमके डरे कते किस्मे दुख सहत अपन गरीबी हालत अपन दुख के बूझत, है ना, अपन गरीबी हालत अपन दुख के बूझत जे ई तो पूर्व जन्म में कमाई। आर एगो अजगबी बात जे ई पूर्व जन्म में कमाई और लोक परलोके ब्राह्मण बन के नाय ब्राह्मण के नाय डर हैं। तो वह गरीब लोकवेन जो हेंजो मोरा लोकवेन को सवासेर कहानियाँ जखन पांडे जी से कह दे ए पांडे बाबा तोहर जितना बाकी ढाकी हेलो से ही सोच रखा। तो वही बता रहे हैं कि जो ये पाप उनका जो डर है ना, ये जो गरीब लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, जो समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, उनमें ही ये डर है। लेकिन जो ब्राह्मण है, जो उच्च कुल के लोग हैं, उनमें ये चीज़ का देवता का किसी भी तरह का डर नहीं है। और जब शंकर बोला रहता है कि आपका जो भी ऋण है ना मैं यहीं पर ख़त्म कर दूंगा, है ना, सवासिर में शंकर बोला रहता है पंडित जी को, जनता जितना बाकी ढाके कि जितना भी बाकी है ना सब यहीं पर हम आपको दे देंगे। भगवान के घर है बिन ऋण सौधे ले की लखें जाओ। और भगवान के घर में बिना कर्ज को उतारे हुए मैं किस रूप में जो ठोकर खाले लागल हूँ अगलो जन्म खातिर की ले कांटा रोपे। बोल मैं इस जन्म तो ठोकर खा ही रहा हूँ, अगले जन्म के लिए मैं क्यों अपना जीवन में कांटा रोपूँ, है ना। मकिन एक बात सुन ले पांडे, हम तो दइए देबो, मकिन तोहरा भगवान के यहाँ जवाब दिए हतो। तखन पांडे जी कल थे, तो उसमें थोड़ा सा बागी होकर के शंकर बोलता है कि मैं तो तुम्हारा आपका यहाँ पर सारा चुकता कर दूंगा आपने, लेकिन जो मेरे साथ किया है उसके बदले में आप भगवान के पास में क्या दीजिएगा, आप क्या जवाब दीजिएगा, भगवान को क्या जवाब दीजिएगा। वहाँ का डर तो उस समय पंडित जी बोले रहते हैं कि वहाँ का डर तो तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा। ये बहुत ही गहरा वाक्य है दोस्तों, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो वाक्य है यह बहुत ही गहरा वाक्य है कि वहाँ का डर तो तुम्हें होगा, है ना, मुझे क्यों होने लगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत बार कोट भी किया गया है, बहुत परीक्षा में जिसमें पूछा गया है उसको। वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, है ना, ऋषि मुनि सभी तो ब्राह्मण हैं, देवता ब्राह्मण हैं, जो कुछ बनेगा बिगड़ेगा संभाल लेंगे, है ना। ये जितने भी ऊपर में हैं जो भगवान हैं, जो ब्राह्मण हैं, सब कौन है, सब ब्राह्मण हैं, जो भगवान हैं, जो ऋषि मुनि सब ब्राह्मण हैं। वहाँ पर जो भी बिगड़ेगा बनेगा वो सब मदद करेंगे मेरे बनने और बिगाड़ने में, और ना ही तो हम खुद से संभाल लेंगे। ई भावे परमचंद जी की कहानी उपन्यास गुलैन ठाकुरें बनिया सरकारी कर्मचारी जमींदार कारिंदा तहसीलदार ये सब लोग समाज में चुसवैया यानी कि शोषक हक थे से ले एक बार थोरके आलोचक गुलैन प्रेमचंद जी के बामनिक विरोधी लेखक कहले हलथिन। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि उन्होंने जो है जो शोषक जो वर्ग था, जो शोषक वर्ग था, जो जिसने शोषक किया है, शोषक करने वाला जो वर्ग था, उसमें मुख्य रूप से कौन कौन था, तो सरकारी कर्मचारी था, जमींदार था, कारिंदा था, तहसीलदार था। तो ये वर्ग जो था इसका इन्होंने हमेशा शोषक के रूप में, ब्राह्मणों को एक शोषक के रूप में, समाज का शोषक के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो उसी में बोल रहे हैं कि जो कुछ इसके विरोधी बन गए थे, तो वो विरोधी जो थे वो विरोधी इनको प्रेमचंद जी को क्या बोला है, ब्राह्मणिक विरोधी की संज्ञा दिया है। तो भी पूछ सकता है कि ब्राह्मणिक विरोधी संज्ञा प्रेमचंद जी के ब्राह्मणिक विरोधी संज्ञा के दिल हलथिन।
तो ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा। देखिए दोस्तों, मैं खोरठा बोल सकता हूँ, मैं अच्छे तरह से मैं खोरठा भाषी ही हूँ, और लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे, एक चीज़ को खोरठा पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, समझने में भी दिक्कत हो जाता है, भले वो बोल लेते हैं लेकिन पढ़ना कठिन हो जाता है। इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ये पीडीएफ बनाना, टाइप करना, पीडीएफ बनाना, उसके बाद भी बोल करके आपको समझाना, ये बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी की रचना सृष्टि ओर ले, प्रेमचंद जी की रचना सृष्टि ओर ले पुथना तक पहुँचते पहुँचते बड़ी बदलाए गेल रहे। मैंने ई पुथना पर एक यानी कि तेसरका दौर में कहानी उपन्यास के पढ़ले गुणले बुझा है जे प्रेमचंद जी के तकनीक सामाजिक खेण खुचरा चाइल को आया ज्ञान भय गेल रहे। वही बोल रहे हैं कि जो प्रेमचंद जी जो है, तो शुरुआत से अंत तक जो उन्होंने लिखना शुरू किया, तो शुरू से अंत तक में जो अंत में यानी पुथना जो अंतिम जो दौर का जो काल था उनका 1930 से 36 का जो काल था, है ना, उसमें उनके जो लिखने का जो था, लेखन शैली में, उनके साहित्यिक प्रेरणा में, उनकी साहित्यिक रचना में बहुत परिवर्तन आ गया था, है ना। उस क्या होता आदमी क्या हुआ था कि जो समाज का जो खेड़ा खुचरा जो यानी कि खेड़ा खुचरा का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो बहुत ही मतलब कठिन जो है, जो मतलब जो एक सही वे में नहीं हो सकता, है ना। चाल के यानी कि एक षड्यंत्री चाल को का ज्ञान हो गया था, समाज क्या हो गया था, और समाज और आदमी लेके पहिल का विश्वास और धारणा हृदय परिवर्तन जैसन विचार टूट फाट गेल रहे, और जो समाज का जो प्रपंच था, जो छल था, उसको समझ लिए थे। और इसके कारण से उनका क्या था कि जो पहले में उन्होंने जो हृदय परिवर्तन का सामाजिक समरसता का जो उनके जो मन में विचार था वो बिल्कुल, और हृदय परिवर्तन का जो विचार था वो बदल चुका था। उनका ये विचार, ये जो सोच था इनका, एक जो था, ये टूट चुका था। समाज के चूस है और चूसा है ना, के समाज के चूस है और के चूसा है, तखिन के वो बेगर बेगर चीन लेल रहथिन, सबले बड़ बात समाज। वही बोल रहे हैं कि जो समाज में किसका शोषक होता है, किसका शोषण होता है, कौन शोषण करता है, उनको प्रेमचंद जी ने अच्छी तरीक़े से क्या किया था, और बहुत अच्छी तरीक़े से उन्होंने पहचान लिया था। और उनको समाज में सबसे बड़ बात, समाज के सरियावे काम में जे हृदय परिवर्तन, और वह बोलकर, और सबसे बड़ा बात तो यह था कि समाज को सही करने के लिए, एक सही दिशा देने के लिए जो हृदय परिवर्तन जैसन पहल का विश्वास रहें, वैसन विश्वास ही पुथना घरे कहानी उपन्यास गुलेन ना पावाए। और जो हृदय परिवर्तन का जो एक विश्वास था इनका कि समाज को सुधारने के लिए हृदय परिवर्तन का जो होना बहुत आवश्यक है, वैसा विचार जो है इनके आगे के जो लेख हैं उसमें नहीं रह गया था इनका, है ना, ना पवाए उसको बाकी लेखों में, जो अंतिम दौर के जो लेख उसमें नहीं मिलेगा। पीठे मार और मुँहे चुम्बा जैसन अलोपीदिन के चाल के वो बुझ गेल रहते, यानी कि पीठ में छुरा और, है ना, मुँह में राम और बगल में छुरा का जो चाल था, लोगों का जो चाल था, उसको क्या है, अलोपीदिन जैसा था ना, उसको क्या था कि ये प्रेमचंद जी जो है सो समझ गए थे। बंसीधर के मने उठैत विद्रोहिक ढेऊ के सदा सदा ले लाई निजवैया अलोपीदिन के कुटचाइल के प्रेमचंद जी बेस भाव में बुझ गए। यानी कि किसी भी तरह का समझदार आदमी को परेशान करके उसको अपने कब्जे में कर लो, ताकि उस समय पर भविष्य में कभी भी मेरा क्या है वो मतलब आपका विरोध में ना खड़ा हो सके। तो जो चाल था किसका, अलोपीदिन का चाल जो था, किसको, बंसीधर को अपने एक तरीके से गुलाम बनाने का जो चाल था, उसको बहुत अच्छी तरीक़े से समझ गए थे। किसने, कौन समझ गए थे, प्रेमचंद समझ गए थे। वो यह बात बूझ गए, वो एहो बात बूझ गए रहते कि समझौत और रुझू सलाहटा प्राय बड़का लोके हिते बा भलाई लागिन होवे। यानी कि समझौता और सलाह मशवरा जो है वो प्राय जो बड़े लोग हैं उनका हित में होता है, उनके हित का काम है सब, है ना, हित का काम बड़े लोगों को भलाई के लिए होता है। प्रेमचंद
ढेउटा बराबर उठे। और यह जो टीस था उनके हृदय में बार बार उठता था, किले की एक आदमी जो जिंदगी हार तोड़वा काम कर है तैयो भूखे पटपटा है। उनके मन में ये बहुत दुख था उसके मन में कि कोई व्यक्ति हो जो जिंदगी जीवन भर जो मेहनत करता है, अपना स्वांग को यानी कि अपना जीवन को कुर्बान कर देता है मेहनत करने में, फिर भी उसको जो है सो भरपेट खाना नहीं मिलता है। ओकर ओकर छुआ पुता हैंडरे ठेठेंगे छप टप्पर गवले, मतलब उसके जो बाल बच्चे होते हैं उनको अच्छे से जीवन शैली नहीं प्राप्त होता है, भटकते रहते हैं, है ना। और टापर गाना यानी टप्पर गाना मतलब भटकता फिरना। हाँ, और दोसर का बिन गोड़ हाथ चाहिए, गोड़ हाथ चलौलही, चिकने खा है चिकने पिंद है, चिकने बतिया है चिकने देखा है, गुलगुल डिसना सूत है, ओकर छुआ पुता मलक मार हथिन। ऐसन कीले ई पर ऐसन कीले ई प्रेमचंद, ई बात प्रेमचंद के माथें सलैत रहलन, है ना, माथें सलैत रहल है। यानी कि ऐसा क्यों होता है कि जो मेहनत करता है उसको बढ़िया से नसीब को खाना पीना का नसीब नहीं होता, उसके बाल बच्चे जो है सो भटकते फिरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति थोड़ा सा मेहनत नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, उस जो है सो अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, अच्छा जीवन शैली जीता है ना, उसके बाल बच्चे अच्छे से जीवन शैली जीते हैं। ये जो बात है सोच सोच करके प्रेमचंद जी को बहुत तकलीफ होता था, और उनके जो हृदय में, उनके जो मस्तिष्क में ये बात चोट करते रहता था। सवा शेर गहूँ में कहानीक नायक शंकर जे परलोके डरे दबरल कोंकचल रहल के और अपन सब दुख तकलीफ के पूर्व जन्म में कमाई बूझल, मकिन तेसर का दौर मन एक पुथना घरी कहानी कफन कहानी। यानी वही बोल रहे हैं लेखक समीक्षा कर रहे हैं कि जो सवा शेर गेहूँ का जो नायक था शंकर, वो क्या था कि लोक परलोक का डर से और अपना पूर्व जन्म का कर्म समझ करके ये जो वर्तमान के जन्म में जो दुख तकलीफ हो रहा था उसको अपना पूर्व जन्म का कर्तव्य मान लेता है, और लोक परलोक के डर से भविष्य में ऐसा अगले जन्म में मेरे साथ ऐसा जीवन में ना घटे, इसके कारण वो क्या होता है उसके गुलामी को स्वीकार कर लेता है, उसके जो अत्याचार को है सो सहर्ष स्वीकार कर लेता है। लेकिन वहीं पर अंतिम दौर का जो कहानी है कफन कहानी में माधव और घीसू लोक परलोक के डर से एकदम छुट्टी पाई गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर किसना कफन एक कहानी है, ये आप देख लीजिएगा इसको, एक कफन जो कहानी है, तो कफन कहानी में दो नायक माधव और घीसू जो है ये लोक परलोक के डर से बिल्कुल क्या है छुट्टी हो गए हैं, छुट्टी पाई गए यानी कि आज़ाद हो गए हैं, है ना। गोटे गात कर्जे लेसाल है, पूरा कर्जे में डूबे हैं, है ना। जते आए ना तते कर्जा, जितना उनकी औकात नहीं थी, जितनी उनकी आमदनी नहीं था, उससे ज़्यादा कर्जा था, तब अखिन के चिंता फिकिर, फिर भी उनको किसी प्रकार से दुख तकलीफ नहीं था। एखिन गालियों सुनहत, इन लोग गाली भी सुनता है, मार भी खाता है, तैयो कोनो दुख ना है, उसके बाद भी कोई दुख ना है। लाज के डर ना है, और लाज शर्म का किसी भी प्रकार का डर ना, इतने ना। एखिन धर्म कर्म एक ढोंग के हंस के उड़ा देता है, उन लोग धर्म और कर्म का जो ढोंग है, जो प्रपंच है, उसको हंसी में उड़ा देते हैं। लेकिन बात के बेस सिरे बूझलत जे हमें धर्म कर्म को ओढ़े तो शोषण के गाछ बढ़े हैं। यानी कि इनको उन लोग बढ़िया तरह से समझते थे, बहुत तरह से समझ गए थे कि अगर हम लोग धर्म कर्म को अगर मानते हैं तो यही जो है हम लोग का शोषण का कारण बनेगा, और यही जो है हम एक शोषण का पेड़ लगाएंगे जो बाद में यही मेरे खिलाफ फल देगा। फूल फोर हो ई धर्म कर्म बामने और बोर लोके कुटचाइल और कोनो ना। और लोग समझ गए थे कि ये जो धर्म कर्म का जो चाल है, धर्म कर्म का जो काम है, वो बड़े लोगों का, ब्राह्मणों का क्या है, कुटचाल है ना, कुट चाल है उन लोगों का। कफन कहानियाँ प्रेमचंद जी समाजे पसरल घिनघिनिया सोचने। ये प्रेमचंद कहानी में, कफन कहानी में जो प्रेमचंद जी है, जो समाज में जो घिनघिना मतलब ये जो है बहुत ही कुप्रथा, ये कुप्रथा जो है, जो फैला हुआ कुप्रथा है, नीति जो है, नीति के पर्दा उधार कर हथ, नीति के पर्दा उधार कर हथ, है ना। उनका जो पर्दा है उससे पर्दा उठाते हैं, जो समाज में जो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर में किस तरह से लोगों का शोषण कर रहा है वो सिस्टम,
उससे पर्दा उठाते हैं। क्योंकि देखिए कफन का कहानी मैं बता देता हूँ। ये दोनों बाप बेटा जो यहाँ पर जिनको नाम लिया गया है घिसू और माधव का, तो दोनों जो है सो मस्त मौला हैं, इनको किसी भी प्रकार से फिक्र नहीं है। जो माधव है ये जो उसका बेटा है, बेटा का जो वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट रहती है और बीमार रहती है, झोपड़ी में पड़ी हुई है और उसका मृत्यु हो जाता है। उन लोग की माली हालत इतनी है, इतनी ख़राब है कि उसका अंतिम संस्कार करने तक का भी पैसा इन लोग के पास नहीं होता है। तो अंत में जब जाते हैं इन लोगों से भीख मांग करके उसका पैसा जमा करता है, भीख मांग करके पैसा जमा करता है, लेकिन वो उससे उसका अंतिम संस्कार नहीं करता है। अंतिम संस्कार नहीं करता है। दोनों बाप बेटे होटल में जाते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं उस पैसे का, और उसका किसी भी प्रकार से उसका अपना बहू का और वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार में उस पैसे को खर्चा नहीं करता है। बस ये बोल देता है कि जो समाज के लोग ने जिस समाज के लोग ने ये सिस्टम को बनाया अंतिम संस्कार में ब्राह्मण भोज का, खाने पीने का, अंतिम क्रियाक्रम संस्कार का, वो वही समाज करेगा, हमारा इस पर कोई जवाबदेही नहीं बनता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शुरुआत में जो ये भी कहानी दिखाया गया है, क्योंकि कहीं पर एक नदी किनारे मुर्दा जल रहा होता है, वहाँ पर लोगों को ब्राह्मण भोज किया जा रहा था, लोगों को, गरीबों को खिलाया जाता है। तो वहाँ पर ये इन लोग इसको पार्टी की तरह लेते हैं और जा करके अपना बहुत मौज से खाते हैं और मांग मांग करके खाते हैं। उसको वहाँ पर सुख के रूप में नहीं देखते, उसको एक अवसर के रूप में देखते हैं। यही दो बिंदु को बहुत अच्छी तरीके से कफन में दर्शाया गया है कि आप जब पढ़िएगा तो और बाकी आप समझ लीजिएगा। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे उन लोगों को बताया है कि किस प्रकार से जो छल प्रपंच है कि लोग जब जिंदा रहते हैं तो जब खाना मांगने जाते हैं तो खाना नहीं देते हैं, काम मांगने जाते हैं तो काम नहीं देते हैं, और जब लोग वही मर जाता है तो उसको पैसा देने लगते हैं, उसको अंतिम संस्कार करने के लिए, क्रियाक्रम करने के लिए मदद करने लगते हैं। और दूसरी तरफ उसको समाज का जो नियम कानून है उसको बताने लगते हैं। लेकिन समाज, जब ये व्यक्ति सही स्थिति पर रहता है, उस स्थिति में जो बुरा दौर है उस पर पहुंचने से पहले जब समाज उसको मदद कर सकता है, उस समय उसको उस बुरा परिस्थिति में जाने से बचा सकता है, उस समय समाज जो है अपना उत्तरदायित्व निभाने से मुकर जाता है। वही चीज़ साला तीन चार बिंदुओं पर बहुत ही ये गहरा प्रभाव के साथ एक कहानी को लिखा गया है, कफन को। तो वही बता रहे हैं कि जो छल प्रपंच है, जो समाज में जो ये बना गया है, गढ़ा गया है, ये जो नियम बनाया गया है वो क्या है, एक बड़े लोगों का, ब्राह्मणों का छल प्रपंच है। और उस छल प्रपंच से कफन कहानी में उसका पर्दा उठा देता है। कुटचाइल के ऊपर धर्मे कर्मे के ऊपर अगरी उठाव है ना, अंगरी उठाव, यानी कि अंगुली उठाते, जो धर्म कर्म का जो कुटचाल, धर्म और कर्म के आड़ में जो कुचाल है, जो कुटिलता है, उस पर अंगुली उठाते हैं। सामाजिक नाता गोता के ऊपर उंगली उठा, और समाज के, है ना, मैंने बोला, और समाज का जो व्यवस्था है उस पर, और उसका जो ये स्ट्रक्चर है उस पर उंगली उठाता है। जकर डांडा बिस्सी टाका है के अंगरी उठाव है, नैत अनैत के ऊपर आर का है इकी, यानी कि, और वही चीज़ बोल रहा है कि जो समाज का जो नाता होता है, जो समाज के जो जिसका मेन बंड है, बीसी यानी कि मेरुदंड, जो समाज का मेरुदंड, जो उसका क्या है, मानवता नहीं है, वो जो अर्थ है, यानी कि रुपया पैसा उसका मेरुदंड है, उस पर उंगली उठाता है। नैत अनैत के ऊपर उंगली उठाता है, जो नीति है अनीति है उसके ऊपर उंगली उठाता है, और पूछता है ये है क्या, ये क्या है। घिसू और माधव ऐते बेईमाने निर्लज कामचोर कीले बनल, वही बोलो, मैं तो बिल्कुल अल्हड़ हैं, इनको किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का परवाह नहीं है। तो इतना जो है अल्हड़, बेखबर, बेपरवाह घिसू और माधव क्यों बने, इसलिए बने, कैसे बनला, ताकर जवाब प्रेमचंद अपन मुँह सुना। और क्यों बने, तो उसका जो प्रेमचंद जो है उनका जवाब देते हैं। कौन देते हैं, प्रेमचंद अपने मुंह से इसका जवाब देते हैं। जिस दिन समाज में दिन रात, वही बोल रहे हैं कि उसका समाज में उनका देते हैं कि जिस दिन, वही बोलते हैं कि इसका जो इतना जो है सो कामचोर क्यों बन गया, इतना लापरवाह क्यों बन गया, इतना समाज के खिलाफ क्यों चले गए, तो इसका कारण है
और उसका कारण दिए थे कि ना, उन्होंने परमचंद जी ने खुद दिया, बोले थे कि जिस दिन समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उसकी हालत से कुछ अच्छी नहीं थी और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना चाहते थे ज़्यादा संपन्न थे। वही बोल रहे हैं कि जब उन्होंने देखा था कि जो दिन रात मेहनत करते हैं, और ये चीज़ बोलता भी है, कहानी का आप देखिए पढ़िएगा तो आपको समझ कि क्या करें, जब दिन रात मेहनत करने के बाद में भी हम लोग को सुखी जीवन में नहीं था, हम क्यों करें मेहनत। वहीं पर दूसरी तरफ जो किसान हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, उसकी कमजोरी से जो लाभ उठाते हैं वो बहुत ज़्यादा संपन्न है। वहाँ इस तरह की मनोवर्ती का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं। हाँ, और जो व्यक्ति चिंतनशील है उसके मन में इस तरह का ख्याल आ जाना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरी जीवन शैली को अच्छी नहीं है, मैं भटक रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ हर चीज़ के लिए। लेकिन जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, जो शोषण कर रहा है, लोगों के मजबूरी का लाभ उठा रहा है, वो अच्छी तरह से जी रहा है, तो उसके मन में इस तरह का विद्रोह का भावना तो आ जाना एक स्वाभाविक सी बात है। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था। वही बोलते हैं प्रेमचंद जी कि मैं तो सोचता हूँ, मैं बोलूँगा कि जो घिसू था वो किसानों से जो था ज़्यादा चिंतनशील और विचारवान व्यक्ति था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेवजह फ़ायदा तो नहीं उठाते। तो वही बोल रहे हैं कि घिसू जो है इस बात से कम खुश है ना कि चलो मेरे जो फटे हालत है वो इसलिए है क्योंकि मैं इतना जी तोड़ मेहनत नहीं करता, लेकिन कम से कम उससे भी तो उसी लेवल पे तो जो हमारे किसान जो हैं, जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उसकी भी तो हालत कुछ अच्छी नहीं है, मेरे से बेहतर नहीं है। तो इस तरह से तुम्हें देखो फ़ायदे की स्थिति में है। यही चीज़ बोलते हैं। अब आगे चल रहे हैं, आगे क्या बोलते हैं। यहाँ घिसू और माधव के रूप में प्रेमचंद जी मन एक विचार विद्रोह कर दे। यहाँ पर जो दो पात्र के कफन जो पात्र है, घिसू जो है उसका बाप रहता है, माधव उसका बेटा रहता है। माधव की पत्नी प्रेग्नेंट रहती है और बीमार रहती है, और इलाज के अभाव में, खाना पीना के अभाव में दम तोड़ देती है। वही चीज़ का यहाँ पर बात। तो प्रेमचंद मन एक विचार विद्रोह कर दे। यही कारण से जो प्रेमचंद का जो मन का जो विचार है वो विद्रोह कर दे। उसके बाद में अगला आ जाता है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, इसको कुछ नहीं लेना। पूस की रात, वहीं पर दूसरे पूस की रात कहानियाँ धरती माँ एक बेटा कहाय वाला किसान, और वहीं दूसरी तरफ पूस की रात में जो धरती पुत्र कहलाने वाला किसान, जकर तीन लोग ओकर खेती बाड़ी, जकर तीनों लोग ओकर खेती बाड़ी झाड़ी तकर दुर्गत तो देखा, जिसका खेती है बाड़ी है, जो मेहनत करता है, उसका दुर्गत तो देखो। हल्कू जो उसका पात्र है पूस की एक रात का, हल्कू जैसन किसान ई महाजनी आर करजखोरी व्यवस्थाएं ऐसन चिपाल चतायल है कि पूस महीनाक जाड़ काटेले एकक कच्चा करके कमरा लिए जगवल कच्चा के महाजन के शुद्ध रूप में दे दे है। महाजन खेदे है अपन फाटल लुगा फटा कौन हो तर पूसे जाड़, अपन फाटल महाजन खेदे है ना। वही चीज़ बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो बता रहा है, जो पूस की रात में जो हल्कू रहता है, हल्कू एक गरीब किसान रहता है, मेहनत करता है, लेकिन किस तरह से उसको लाभ नहीं होता, उस पर कर्ज चढ़ गया है। महाजन जो है सो सूद मांगने के लिए आता है, उसकी पत्नी जो रहती है सो कुछ पैसे जो है सो जमा करके रखती है कि ताकि कंबल, कमरा का मतलब यहाँ पर कंबल समझ लीजिए, कम्बल है, कमरा यहाँ पर है, कमरा का मतलब रूम नहीं समझ लीजिएगा। कंबल खरीदने के लिए कुछ पैसे रखे रहती है, लेकिन आकर के धमकी देता है महाजन, बस गाली गलौज करने लगता है। तो उसकी पत्नी जो रहती है वो पैसा निकाल करके दे देती है, और फिर ये सांत्वना अपने आप को देती है और अपने पति को देती है कि अगले वर्ष ले लेंगे, फिर से फसल अच्छा होगा तो फिर से ले लेंगे। यही चीज़ बोला गया है इसमें। तो रोके चेष्टा हल्कू अपन गहूँ बारी कुमाय सुत है, और वही कारण से जो है क्या करता है कोनो फूसे एक जाड़, और उसके बाद में जो है सो जो फसल हुआ रहता है उसको अगोरने के लिए, उसका देखने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए क्या करता है, जो खेत में उसका कुंबा रहता है उस पर आकर के सो जाता है, झोपड़ी में सो जाता है। रोके चेष्टा यानी बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए भी है।
सोचे हेले यह हाउ खेती करे मजा। और फिर वो सोचता है वहाँ पर कुंभा में सोते सोते कि यही है खेती करने का मजा। भगवान ऐसन ऐसन हाथ जखन ठीन यदि जाड़ चल जाए तो ओकरा लू मार देता। और वही सोचता है वहाँ पर, देखो मैं इतना जाड़ मेहनत करता हूँ, हाड़ तोड़ मेहनत करता हूँ, उसको जो है से कंबल का नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन दुनिया में ही बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके पास अगर ठंड चल जाए तो उसको गर्मी लग जाएगा। माने ओखिन ठिन ऐसन ऐसन गद्दा नेहाली मोटा मोटा कंबल कमरा है कि मजाल की जाड़ ओखिन बाटे नेज केबो कर तक। यानी कि अभी भी लोगों के पास जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो सुदखोरी कर रहे हैं, जो परपंच कर रहे हैं, जो छल कर रहे हैं, उनके पास ऐसे ऐसे कंबल हैं, नेहाली हैं, गद्दा है कि उनके पास भी अगर ठंड भी चल जाए ना तो उसको लू मार देगा। एहो तकदीर के खूबी है कि खैट मोरी हमीन और मजा मारे दोसर कोई। वही बोल रहे हैं कि ये भी तकदीर का एक क्या है, एक तकदीर का ही एक खेल है कि मेहनत करें हम लोग और मज़ा करें दूसरे को। प्रेमचंद पहला पहला दौर मैंने और पहरे कहानी मुक्ति मार्ग के पहला दौर। प्रेमचंद एक पहला दौर मैंने एक और पहरे कहानी एक मुक्ति मार्ग के किसान खेते लहलहाइल खेती के देख के नाचे लगे। मकीन पूस की रात कहानी किसान हल्कू नील गए गुलेन से चरत उजरत अपन खेती के देखियो के खुश भेजा है। उजरल पजरल चरल खेत के देख के ओकर बहु मुनिया पूछ है। अब मजदूरी करके मलगुजारी भरनी पड़ेगी। तखन हल्कू खुश है कि कह है रात की ठंडक में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही ये मार्मिक शब्द हैं। ये मार्मिक है कि वो इतना समाज का जो एक गढ़ा हुआ जो षड्यंत्र है उससे एक व्यक्ति का हृदय इतना विचलित हो गया है, इतना मार्मित हो गया है कि वो अपनी मेहनत को भी, जो मेहनत की जो कीमत है उसको भी तुच्छ समझ रहा है उसके सामने, क्योंकि वो कर्ज से इतना बझा हुआ है। और उसके जब खेतों में अच्छी फसल लोग देखते हैं तो जो कर्जदार हैं, जो कर्ज देने वाले हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको तंग करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। तो वही हल्कू सोचता है कि चलो अगर जानवर खा लेगा तो कम से कम ठंड में बचना भी तो नहीं, ठंड में जो है सोना भी तो नहीं पड़ेगा बाहर में, और कर्जदार परेशान भी तो नहीं करेंगे। वहीं पर जो प्रथम जो शुरुआती दौर के जो है मुक्ति मार्ग के जो क्यों है, जो मुक्ति मार्ग हैं, वो मुक्ति मार्ग का जो किसान होता है कि किसान होता है जो अपना फसल को देख करके क्या होता है, बहुत खुश हो जाता है कि हाँ चलो अच्छी फसल हुआ है। और जिसका देखने जो गडेरिया जो रहता है उसको खिला देता है, जैसे थोड़ा इसकी कहा सुनी होती है मुक्ति मार्ग में, तो गडेरिया जो होता है उसको उससे थोड़ी कहा सुनी हो जाती है वो किसान की, तो उसको सारा खिला देता है। तो वही चीज़ का दोस्तों है, बहुत है। चलिए फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।